ने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं हमारी कल्याणकारी सरकार की कुछ नीतियों के बारे में जिनका राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया था उनके समर्थन में बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ी योजना जिसके व्यापक रूप से हमारी जनता को फ़ायदा हुआ है वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। महोदय, मैं मानता हूँ कि ऐसी योजना हमने सुनी नहीं थी, ना इसकी कल्पना की थी। ये जो योजना है इसका हर क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है और प्रदेश भी इसको लागू करने की सोच रहे हैं। तो मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक गरीब से गरीब परिवार को भी 10 लाख रुपए की लाभकारी योजना इलाज के लिए उपलब्ध कराई है। इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में महोदय, जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई हैं, मैं मानता हूँ शिक्षा के रास्ते से जो गुणवत्ता प्रदान की गई है उससे हमारे ग्रामीण गरीब क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और हमारे ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों के जो नौजवान हैं, बच्चियां हैं, उनको अपने भविष्य संवारने में बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया। एक अन्य योजना महोदय जिसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया गया है, जिसकी मांग बहुत बढ़ रही है, इंदिरा रसोई योजना। महोदय, बहुत ही अच्छी योजना है। 8 रुपये में इस तरह का एक पौष्टिक भोजन मिलता है। पर इसकी एक कमी ये है सर, ये सिर्फ नगरपालिका क्षेत्रों में है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कम से कम तहसील मुख्यालयों पे भी इसका विस्तार किया जाए। जहाँ तहसील है, नगरपालिका नहीं है, मैं सरकार से आग्रह करूँगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है। बहुत सारे हमारे कस्बे, बड़े बड़े कस्बे हैं, उनमें भी इसको लागू किया जाए। इसी तरह महोदय, जनता क्लिनिक, जो सरकार ने जनता क्लिनिक का योजना दी है, मैंने खुद कुछ ही दिन पहले हमारे उनियारा शहर में इसका शुभारंभ करवाया था। इतना अच्छा रिस्पांस मिला है और इसकी भी मांग ये है, चूँकि सिर्फ नगरपालिका क्षेत्रों के लिए है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा जो बड़े बड़े कस्बे हैं, चाहे 10,000 के ऊपर की आबादी है, उसमें भी एक इसकी इजाज़त दी जाए ताकि जहाँ हमारी जनता को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा जो कोरोना के दौरान सरकार ने व्यवस्था करी थी। राजस्थान का एक उदाहरण ऐसा था जिसमें किसी गरीब को या किसी भी रोगी को बिना इलाज के या बिना भोजन के नहीं जाना पड़ा और उसकी सब जगह सर्वत्र इसकी तारीफ हो रही है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, इसके साथ साथ मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के संबंध में, जैसे बजट 2022-23 में मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। महोदय, आज तक ना तो उसके लिए भूमि आवंटित हुई है और ना ही किसी प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कृपया इस बजट घोषणा को लागू करवाने का प्रयास करें। इसी तरह प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन कर उनके गोदाम निर्माण एवं सहकारी समितियों को गौण मंडी का दर्जा देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ किए जाने की घोषणा थी। महोदय, ये अभी तक लागू नहीं हुई है, इसको भी कृपया इस बजट घोषणा को लागू करवाई जाए। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलासपुर, गांवड़ी, रूपपुरा, रूपवास, बौसरिया, रिजौदा, गोठला में पशु चिकित्सा उपकेंद्र खुलवाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यहाँ अतिशीघ्र पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की व्यवस्था करवाए। महोदय, विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा की ग्राम पंचायत मुख्यालय उखलाना, रिजौदा, शौराजपुरा, मंडावरा, देवली, आमली, खेलनिया, बौसरिया, बिलौता, देवी खेड़ा, संतली, सीतापुरा, टोडा का गोठड़ा, रतनपुरा, बिसलपुर, ख्वासपुरा, डाबर कला पर अभी तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन नहीं किया गया है, जिसको अविलंब गठन किया जाए। सर, ऊर्जा के क्षेत्र में गत बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र के शावता ग्राम में 33 kV GSS खोलने की घोषणा की गई थी, परंतु आज तक उक्त GSS का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा बजट घोषणा को लागू करवाया जाए। इसी प्रकार देवली उनियारा विधानसभा के पायगा, कोटड़ी मोड़ एवं पाड़ली गांव में 33 kV GSS स्वीकृत किए गए हैं, परंतु उनका कार्य भी अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। ये बजट घोषणा को लागू की जाए, अन्यथा जनता में इसका गलत संदेश जाता है।
बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय उनियारा के अधीन लगभग 40,000 बिजली कनेक्शन हैं। अतः अलीगढ़ में नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोला जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में 15-15, 16-16, 17-17 हज़ार कनेक्शनों पे 2-2 कनेक्शन है। मेरे 40,000 कनेक्शन पे एक ही है, तो इसमें दूसरा एक खोला जाना आवश्यक है। सर, बिजली के क्षेत्र में नगर फोर्ट कस्बा एवं आसपास में कई ग्राम पंचायतों को वर्तमान में विद्युत विभाग के दूनी 220 kV GSS से बिजली सप्लाई दी जाती है, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जिससे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति निरंतर बाधित होती रहती है। अतः यहाँ 132 kV GSS खोला जाना अति आवश्यक है और इसके प्रस्ताव राज्य सरकार के पास, बिजली विभाग के पास विचाराधीन है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में गत बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा के बावजूद देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय रिजौदा पर विद्यालय नहीं खोला गया है। तो नीतिगत फैसला है, अगर वहाँ पंचायत मुख्यालय है तो वहाँ खोला जाना चाहिए और सरकार से मैं आशा करता हूँ कि अपने जवाब में इसकी घोषणा करेंगे। सर, इसी प्रकार 5,000 से ज़्यादा आबादी वाले ग्रामों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भी मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में के कस्बा घाट, राजमहल, सोप, फूलता, थावला, नगर फोर्ट, आवा, ककोड़, पचाला, चोरू, धुआं कला में अब तक महात्मा गांधी मॉडर्न स्कूल नहीं खोले गए हैं, जिनकी आबादी 5,000 से कहीं ज़्यादा है। तो ये नीतिगत फैसला है, तो नीतिगत फैसले को नीतिगत तरीके से लागू किया जाए, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। देवली उनियारा विधानसभा के तहसील मुख्यालय नगर फोर्ट एवं उप तहसील मुख्यालय बनेठा व नासरदा में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। महोदय, आजकल गरीबों क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा है। हर किसान हो, मजदूर हो, चाहता है उसके बच्चे और बच्ची पढ़ें, पर जब स्कूल और कॉलेज ही नहीं है तो पढ़ेंगे कहाँ? वो इनके पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भेज सकें। इसलिए मेरे तीनों ये शहरों में जो तहसील मुख्यालय हैं, नगर फोर्ट, बनेठा एवं नासिरदा में, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अतिशीघ्र राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। गत सत्र में विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के विभिन्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, किंतु शिक्षा मंत्री महोदय, आपने क्रमोन्नत तो कर दी, 8वीं से स्कूल 12वीं तक कर दी, घोषणा कर दी। 8वीं से 12वीं जब होती है 4 वो क्लास बढ़ती है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। सर, 4-4 कमरे तो दे दीजिए। उसी 8 कमरों में 8वीं वाली स्कूल में 12वीं वाली चल रही है, 4 अध्यापक तो दे दीजिए अतिरिक्त, ताकि ये सार्थक हो जाए और जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। तो मेरा आग्रह कर रहा हूँ, जो जो आपने क्रमोन्नत की है उनमें उसी अवसर अनुपात में सुविधाएं बढ़ाई जाए। सर, मैंने 4 साल से मैं आग्रह कर रहा हूँ, पर सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी अनुसूचित जाति छात्रावास नहीं खोला, एक भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास नहीं खोला और एक भी अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं खोला है, जबकि मेरे क्षेत्र में तीनों वर्गों की 50% से ज़्यादा आबादी है। तो क्या कारण है, क्या पक्षपात है, क्या हक है, इसको मैं नहीं कह, पर मैं मांग ये करता हूँ, एक मेरे अनुसूचित जाति छात्रावास, जनजाति छात्रावास और अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जाए, ताकि वहाँ के गरीब लोगों को शिक्षा का लाभ मिले। एक जो घोर अन्याय हुआ है, मैं 2018 से जब से MLA बना हूँ, जब से मांग करता रहा हूँ, सरकार आश्वासन भी देती है पर वो लागू नहीं हुई। सर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2012 में मेरे विधानसभा क्षेत्र उनियारा के तहसील के गांव श्रीपुरा में 18 करोड़ 95 लाख की लागत से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस विद्यालय की 6ठी कक्षा से 12वीं तक जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं को पढ़ने की तथा रहने की सुविधा दी जानी थी। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल स्वीकृति भी निकल गई, इसका शिलान्यास भी हो गया, पर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद। वो स्कूल वहाँ नहीं बनी और मुझे पता लगाया गया उसको उदयपुर डिवीज़न ले गए। मैं किसी डिवीज़न के खिलाफ नहीं, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, पर जो चीज़ जहाँ के लिए स्वीकृत है, जहाँ बजट आ गया, जहाँ शिलान्यास हो गया, उसको वहाँ नहीं खोलना घोर एक हल्की सोच का वो प्रतीक है। मैं मानता हूँ कि हमारी क्षेत्रीय जनता के साथ न्याय किया जाए। इसका कि बजट भी जारी हो गया, टेंडर भी जारी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, काम चालू हो गया, उसके बाद अगर जिसने भी किया मैं उसको सज्जन आदमी नहीं कहूँगा, ये गलत कार्य है। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। सर बिल्कुल सर, 2 मिनट में कर दूंगा सर।
सर, एक हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जिक्र किया था, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं। मैं इसका स्वागत करता हूं, पर एक उदाहरण सर मेरे सामने आया है। शांत रहे। एक उदाहरण मेरे सामने आया है। मेरे पास एक आदेश है, अगर आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूं। ये आदेश है 19 अक्टूबर 2022 का, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर द्वारा दस्तखत शुदा है। उसने एक अधिकारी का कार्य सड़क निर्माण में घटिया स्तर का पाया और उसके खिलाफ उन्होंने उसको एपीओ कर दिया और जांच शुरू कर दी। अब 2 महीने बाद पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन होता है मंत्री महोदय का, किसका, उसको उसी मेरी विधानसभा से हटाया, उसको फिर वहीं लगा दिया 2 महीने बाद। अब कैसे तो जांच होगी। मैंने अधिकारी से बात करी, चीफ इंजीनियर से, मैं कहा महोदय ये क्या कर रहे हो, कि साहब मैंने मेरा काम था जो कर दिया, मंत्री महोदय जाने। तो ये चीज़ जीरो टॉलरेंस के सरकार की नीति के खिलाफ है। जब तक वो जांच पूरी नहीं हो, उस अधिकारी को वहाँ लगाना न्यायोचित नहीं है। इसी तरह महोदय, गवर्नर महोदय ने कहा था कि हमारी सरकार ने अत्याचार रोकने के लिए, मुकदमों के फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए एक नई नीति लाए हैं कि कोई भी मुकदमा कहीं कभी भी दर्ज करवा सकता है। ये नीति शुरू से ही थी, जब से आईपीसी सीआरपीसी लागू हुई है इस देश में थी, कोई मुकदमा कहीं दर्ज करवा सकता है। पर मैं सर मेरी खुद की बताता हूँ, मुझे एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए 10 दिन तक आंदोलन करना पड़ा। जो अगर एमएलए को ये करना पड़ा तो एक आम आदमी की पीड़ा समझ सकता हूँ। कृपया शांत रहें। और उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद ना तो जिस अधिकारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। मुकदमा मेरे 10 दिन के आंदोलन के बाद दर्ज कर लिया, उस मुकदमे में एफआईआर दे दी गई। तो ना तो उस मुकदमे को आपने कोई न्याय किया उसके साथ, और ना जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो मैं मानता हूँ ये कुछ अफसरशाही जो हावी हो रही है, अफसरों के कारण सरकार, हमारी कल्याणकारी सरकार बदनाम हो रही है। इस अफसरशाही से हमको काबू में रखना चाहिए। और मैं पुनः सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, जो गवर्नर साहब ने कहा है, उसका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।